स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? तो देखिएगा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। और इस टॉपिक को मैंने बोला जीआईसी, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हम ऑर्गेनिक में जीओसी पढ़ते हैं, वैसे ये जीआईसी है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान लगा के वीडियो को जरूर देखें। तो देखिएगा बेटा, हम केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करने से पहला कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, अर्थात बेसिक स्टार्ट करते हुए हम केमिकल बॉन्डिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना, मैं बेसिक से लेते हुए केमिकल बॉन्डिंग को एक एडवांस लेवल तक लेके चलने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ से मैटर। केमिस्ट्री में एक वर्ड चलता है मैटर। क्या होता है मैटर वर्ड? तो बेटा मैटर से मतलब है जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है या जिसका मास होता है। अभी इस समय आपको एनवायरनमेंट में जो भी दिख रहा है, जिसका मास है या जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो सब आपके मैटर होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। तो बेटा जिनका भी स्पेस या मास है वो सब आपका मैटर है। जैसे मैं कहूं ये बोर्ड, ये भी आपका मैटर है। मार्कर, ये भी मैटर है। जिस मोबाइल में आप पढ़ रहे हो वो भी आपका मैटर है। तो जिनका भी मास होगा या स्पेस होगा वो सब आपके मैटर होंगे। इसके बारे में डिटेल से स्टडी आपने 9th-10th क्लास के अंदर किया होगा। आगे मैं बात करता हूं मैटर के बाद में। यहां से जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट है बेटा, सबसे पहला एटम। सबसे पहला पॉइंट है एटम, स्मॉलेस्ट। एटम जो है बेटा वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट की मैं बात करूं तो सर उस एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एटम, या हम ऐसा कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आप जो मैटर ले रहे हो, इस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है या जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम। जैसे हम कहते हैं कि एक मकान है, उस मकान को बनाने के लिए उसका स्मॉलेस्ट पार्ट, अर्थात एक मकान को बनाने के लिए जैसे हमें ईंट, पत्थर, सीमेंट ये चाहिए, ये सब इसके बेस होते हैं। वैसे ही हमारा एटम जो है वो एक प्रकार से मैटर का बेस है, अर्थात एटम से ही सब कुछ आगे हम स्टडी करते हैं। तो मैटर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो मैटर का मतलब हो गया बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। बेटा ये मैटर की जो है सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? मैटर की। या हम ऐसे कहते हैं कि मैटर हो चाहे आपका एलिमेंट हो, वो सब किससे बना हुआ है? एटम से ही बना हुआ है। बेटा जब डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था तब उन्होंने कहा था कि एटम नॉन डिविजिबल है, बट बाद में पता चला कि एटम भी बेटा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। तो यहां से मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेड अप 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अर्थात आपका एक जो एटम है बेटा वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। अर्थात एटम में 3 आपके पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है बेटा न्यूट्रॉन, और थर्ड है बेटा प्रोटॉन। और आप लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया होगा फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में। एक एटम, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अर्थात आपका जो सेल है उसमें तो इलेक्ट्रॉन होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे, बट हम कुछ टर्म्स है पहले उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब आता है एटम। एटम के बाद में मैं बात करूं मैटर का, तो बेटा मैटर का भी क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पहले स्टडी किया होगा। मैटर है, इसको भी हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, प्योर और इम्प्योर। एक हो गया प्योर, इम्प्योर। प्योर का मतलब हो गया सबस्टेंस, और इम्प्योर का मतलब हो गया बेटा मिक्सर।
और आपके जो सबस्टेंस होते हैं इसको फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं हम एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं यहां से मैटर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, एटम बता चुका हूं। अब हम डिस्कस करेंगे यहां से सबस्टेंस के बारे में कि सबस्टेंस क्या होता है। तो अभी हमने कहा था सबस्टेंस क्या है। सबस्टेंस बेटा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, अर्थात जो मैटर होता है उसका जो प्योर फॉर्म है उसी को हम क्या बोलेंगे, सबस्टेंस। तो इसका शॉर्ट टर्म हो गया प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। आपका जो मैटर है उसका जो प्योर फॉर्म है वही आपका सबस्टेंस है बेटा। यहां से नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर 2 एलिमेंट। ध्यान रखना एलिमेंट, क्योंकि बेटा जब तक ये बेसिक चीजें आपको नहीं आएगी आप केमिकल बॉन्डिंग में आगे आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट क्या होता है, तो अभी हमने कहा था सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से एलिमेंट, सॉरी एटम, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसका मतलब एलिमेंट किससे बना होगा, एटम से बना होगा। तो बेटा एलिमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कहूंगा, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ध्यान रखना बेटा, आपके अगर सेम टाइप के एटम का कोई ग्रुप है, अर्थात सेम टाइप के एटम जब ग्रुपिंग करते हैं तो उस ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो हाइड्रोजन। अब आप देखो बेटा हाइड्रोजन में H2 लिखते हैं, अर्थात यहां पर ग्रुप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम है, अर्थात यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर एलिमेंट बना रहे हैं H2। ऐसे ही मैं बात कर सकता हूं बेटा ऑक्सीजन O2। ऐसे ही मैं बात कर सकता हूं बेटा सिल्वर Ag। ये सब आपके क्या है बेटा, एलिमेंट्स है। तो ध्यान रखना एलिमेंट्स के अंदर जो भी आपका आइटम होगा वो सेम ग्रुप वाले होंगे, अर्थात वो सेम होंगे, अलग अलग आपके एटम नहीं होंगे। तो अगर सेम एटम का कोई ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे बेटा एलिमेंट। अब एलिमेंट के बाद में आता है कंपाउंड। किसके बारे में बात आती है बेटा, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, तो अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो नंबर 3 है कंपाउंड। तो देखो एलिमेंट में क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, बट कंपाउंड में सेम नहीं बेटा, डिफरेंट होता है। तो एक एलिमेंट और कंपाउंड में ये डिफरेंस है कि एलिमेंट में सेम होंगे जबकि कंपाउंड में क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का कोई ग्रुप है तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल की बात करूं मैं तो आप देखिएगा बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक आपका कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप के एटम है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या मानते हैं, कंपाउंड मानते हैं। ऐसे ही और मैं बात करूं तो H2O वाटर। बताओ वाटर भी क्या है, वाटर भी आपका कंपाउंड है बेटा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम का ग्रुपिंग है। ऐसे ही मैं बात करूं बेटा अगला ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज भी आपका कंपाउंड है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ग्रुपिंग है। तो अगर सेम एटम का ग्रुप है तो उसको बोलेंगे बेटा एलिमेंट, और अगर सेम का नहीं डिफरेंट एटम का ग्रुप है तो उसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड। तो यहां से एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में कंप्लीट होता है। अब हम यहां से आगे एक और पॉइंट चलता है मॉलिक्यूल। तो हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा अब हम यहां से डिस्कस करेंगे नंबर 4 एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। अब बारी आती है मॉलिक्यूल्स की। तो नंबर 4 मैंने लिया है मॉलिक्यूल्स। क्या होता है मॉलिक्यूल्स, तो बेटा एटम सबसे बेसिक यूनिट है, और जब एटम का जो कंबाइनिंग फॉर्म है वो आपका मॉलिक्यूल्स है। तो कंबाइनिंग फॉर्म ऑफ एटम हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं बेटा, कंबाइंड फॉर्म
ऑफ एटम, एटम का जो कंबाइनिंग फॉर्म है वो आपका मॉलिक्यूल है। तो अगर मॉलिक्यूल की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बेटा आपका एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स, देखो एलिमेंट में सेम होते हैं, कंपाउंड में डिफरेंट होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, तो इसका डेफिनेशन हो गया बेटा, इसका डेफिनेशन हो गया ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, सेम और डिफरेंट टाइप के एटम्स का जो ग्रुप होता है उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो सबसे सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइनिंग फॉर्म प्लस H2। हाइड्रोजन क्या था, एटम, हाइड्रोजन का सेकेंड एटम है, दोनों सेम है और मिलकर क्या बना रहा है बेटा, H2। H2 को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बेटा H2 मॉलिक्यूल भी है और एलिमेंट्स का पार्ट भी है। ऐसे में बात करूं ऑक्सीजन, 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 आप देखिएगा ऑक्सीजन के 3 एटम है, ये सब कंबाइन होकर O3 ओजोन का क्या बना रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका मतलब एटम का जो कंबाइनिंग फॉर्म है वो आपका मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ऐसे ही अगर बात करूं तो देखो बेटा ये तो दोनों सेम वाले थे, डिफरेंट में मैं बात करूं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, CO2। तो आप देखो एक बार कार्बन का एटम है, O2 एलिमेंट है, कंबाइंड होकर क्या बना रहा है बेटा, मॉलिक्यूल बना रहा है। ऐसे ही बात करूं तो H2O वाटर भी आपका क्या है, मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होंगे, ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, सेम और डिफरेंट टाइप एटम का जो ग्रुप है वो आपका मॉलिक्यूल होता है। अब यहां से आपके एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस की बात आती है, तो हम एक एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि बेटा केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट होगा यहां से, अर्थात केमिकल बॉन्डिंग एटम और मॉलिक्यूल से होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड से मतलब है कि आपका एटम जो है उनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, ये कंबाइन होकर, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, मॉलिक्यूल का। और जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है यही क्या है, केमिकल बॉन्ड। तो इसका मतलब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एटम की बात करें तो अभी मैंने कहा था बेटा एटम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, अर्थात एटम कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, इसलिए एटम हमेशा कंबाइन फॉर्म में होगा, और वो कंबाइन फॉर्म होगा या तो मॉलिक्यूल या एलिमेंट या फिर कंपाउंड। तो इसका मतलब कंपाउंड इंडिपेंडेंट होता है, मॉलिक्यूल आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता। और बेटा एटम, एटम इंडिपेंडेंट नहीं होने की वजह से एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं होता, अर्थात आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके बारे में आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा, वहां पर एटम कभी भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इसका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, एटम जो होता है उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नो फ्री एग्जिस्टेंस, अर्थात इसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अर्थात नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जबकि अगर मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो बेटा मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, अर्थात ये फ्री एग्जिस्टेंस करेगा, फ्री एग्जिस्टेंस, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अर्थात इसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। अब आप देखो अगर एटम फ्री नहीं होगा तो ये आपके केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट भी नहीं करेगा, तो यहां से लिखेंगे कैन नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, अर्थात ये एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट भी नहीं करता। जबकि मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में एग्जिस्टेंस होने की वजह से ये क्या करता है बेटा, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, अर्थात ये आपके एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट होता है या इंक्लूड होता है। तो ध्यान रखना, एटम फ्री नहीं होंगे इसलिए केमिकल रिएक्शन में नहीं होंगे,
तभी तो आपके एटम कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का। और एटम का कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना ही केमिकल बॉन्ड है, और यही हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आगे बात करते हैं बेटा यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4 के बाद में आता है नंबर 5। नंबर 5 फॉर्म आता है बेटा लेटियस। ये एक नया टर्म्स है जो कि आपने 9th और 10th क्लास में स्टडी नहीं किया होगा। लेटियस, लेटियस का मतलब क्या होता है बेटा, यही फॉर्म है, बट इसके अंदर क्या होती है, आपकी जो यूनिट होती है, कॉमन एक यूनिट होती है, वो कॉमन यूनिट रिपीटेड होती है। तो रिपीटेड कॉमन यूनिट, अर्थात आपकी जो है एक यूनिट कॉमन होगी, वो बार बार रिपीट होगी, रिपीट होने से जो बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटियस। जैसे NaCl आपका जो है कॉमन सोल्ट, आपका जो नमक है वो क्या है, वो एक प्रकार से लेटियस का पार्ट है। तो आप देखिएगा यहां से मैं अगर लिखूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो बेटा इसकी डेफिनेशन होगी रिपीटेड यूनिट इन ए यूनिफॉर्म मैनर। अर्थात आपकी कोई एक जो यूनिट है, अगर वो बार बार रिपीट हो रही है यूनिफॉर्मली, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटियस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लेटियस एक एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट रिपीट होगी तो वो सेम ग्रुप की भी हो सकती है और डिफरेंट ग्रुप की भी हो सकती है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे क्या कि लेटियस में भी, हम लिखेंगे बेटा लेटियस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। अर्थात आपका जो है एक लेटियस है वो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिट का, वो यूनिट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अगर वो डिफरेंट हुई तो क्या बोलोगे बेटा, कंपाउंड। अगर वो सेम हुई तो क्या बोलोगे बेटा, एलिमेंट। सेम है तो एलिमेंट और डिफरेंट है तो कंपाउंड। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तो एग्जांपल में सबसे पहले लिया है मैंने बेटा डायमंड। आपको पता है डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिस पर sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसके अंदर रिपीटेड यूनिट कौन सी होती है, तो बेटा डायमंड जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और बेटा ये टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो बार बार इसके अंदर रिपीट होती रहती है। तो इसका मतलब डायमंड के अंदर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रिपीट यूनिट इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। अर्थात आपके जो डायमंड होता है, उस डायमंड के अंदर आपकी जो रिपीट यूनिट होती है बेटा, वो आपकी जो रिपीट यूनिट होती है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं टेट्राहेड्रल कार्बन, इसके अंदर आपके टेट्राहेड्रल कार्बन रिपीट होता है। तो डायमंड में अगर हम बात करें तो रिपीट यूनिट इन है टेट्राहेड्रल कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन होता है। और देखो बेटा इसी के अंदर सभी एटम सेम है, और सभी एटम सेम है तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर हो गया बेटा ग्रुप ऑफ सेम एटम। यहाँ पर आपका ग्रुप ऑफ सेम एटम्स है, और सेम एटम से मतलब है कार्बन, ओनली कार्बन, और ओनली कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एलिमेंट भी बोलेंगे। तो डायमंड एक एलिमेंट भी है और डायमंड आपका एक लेटियस भी है। सेकंड एग्जांपल वो लेता हूं बेटा यहाँ से, तो सेकंड एग्जांपल मैंने लिया यहाँ से सिलिका। क्या लिया बेटा, सिलिका, जिसका फॉर्मूला SiO2 होता है। क्या होता है, SiO4। यहाँ पर भी आपके रिपीटेड यूनिट होती है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, रिपीटेड यूनिट इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। बेटा यहाँ पे टेट्राहेड्रल फॉर्म में यूनिट आपकी रिपीट होती है। कैसे होती है, एक सिलिकॉन होता है, उसके अराउंड 4 साइड, बेटा एक सिलिकॉन होता है, उसके अराउंड 4 साइड आपका क्या होता है, ऑक्सीजन लगा होता है। फिर एक सिलिकॉन होगा, उसके अराउंड आपका क्या होगा, सिलिकॉन। तो बेटा एक सिलिकॉन के अराउंड कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, जो कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर रिपीटेड यूनिट इन टेट्राहेड्रल फॉर्म, जो कि कौन सी होती है, SiO4 की होती है। अब आप देखो बेटा इसके अंदर एक सिलिकॉन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, ग्रुप ऑफ सेम नहीं बेटा, आपकी बार ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स है। और अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स है, कौन कौन सा है, सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, तो इसको एलिमेंट नहीं बोलेंगे, आपकी बार इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंपाउंड बोलेंगे। तो सिलिका जो है
वो आपका लेटियस के साथ साथ कंपाउंड है, जबकि डायमंड जो आपका है वो आपका एलिमेंट के साथ साथ बेटा क्या है, लेटियस है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां से ये इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन है कि आपका जो लेटियस होता है या तो वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। तो हम इसका डायग्राम ऐसे शो कर सकते हैं कि सपोज दैट ये आपका कोई लेटियस है, तो इसका कुछ या तो ये किसका पार्ट होगा, मॉलिक्यूल का, या अगर ये मॉलिक्यूल का नहीं तो किसका पार्ट होगा बेटा, एलिमेंट का। तो ध्यान रखना, लेटियस मॉलिक्यूल होता है या फिर एलिमेंट होता है। यहां से अगर हम बात करें तो एक टेबल बना रहा हूं मैं, एलिमेंट, सेकेंड है कंपाउंड, एक एलिमेंट है एक आपका कंपाउंड है, और एक मैं बना देता हूं इधर से लेटियस और इधर से बना देता हूं कंपाउंड। कंपाउंड क्या, मॉलिक्यूल। अब आप देखिएगा, क्योंकि अभी हमने कहा था कि एक लेटियस जो होता है आपका बेटा, वो लेटियस एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी आपका एक एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में हमने कहा था सेम और डिफरेंट, ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट आपके एटम होते हैं, और अगर सेम होंगे तो एलिमेंट होगा, डिफरेंट होंगे तो कंपाउंड होगा। जैसे मैं बात करूं CO2, CO2 क्या है, कंपाउंड है, उसके साथ साथ मॉलिक्यूल भी है। ऐसे में बात करूं H2O वाटर, वाटर क्या है, वाटर कंपाउंड है, आपका मॉलिक्यूल भी है। ऐसे में बात करूं CO में दो डिफरेंट है तो मॉलिक्यूल भी होगा और कंपाउंड भी होगा। एलिमेंट में मैं बात करूं तो सेम होने चाहिए, जैसे O2 है, N2 है, P4 है, S8 है, O3 है। आप देखो सब में सेम एटम है, तो ग्रुप ऑफ सेम एटम है तो एलिमेंट भी होगा, और बेटा ये सब आपके मॉलिक्यूल भी होंगे। ऐसे ही लेटियस में बात करें तो आपको पता है, लेटियस में मैंने कहा था लेटियस एलिमेंट भी हो सकता है, लेटियस आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर लेटियस में आपका एलिमेंट भी है, और सॉरी मॉलिक्यूल क्या, कंपाउंड, ये मिस्टेक कर दिया मैंने, कंपाउंड आएगा, तो कंपाउंड भी हो सकता है वो, और आपका एलिमेंट भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं तो अभी मैंने लिखा था सिलिका, SiO2। सिलिका में ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, इसलिए कंपाउंड है, और बेटा यहाँ पर SiO यूनिट रिपीटेड होती है इसलिए लेटियस है। ऐसे ही मैं बात करूं NaCl, ये कंपाउंड भी है और आपका लेटियस भी है। अगर एलिमेंट में मैं बात करूं तो बेटा एलिमेंट में आपका एक तो आ गया ग्रेफाइट, अभी मैंने कहा था ग्रेफाइट में टेट्राइडल यूनिट, आपकी टेट्राइडल जो यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए तो उसको मैंने लेटियस बोला है, और एलिमेंट इसलिए बोला है क्योंकि उसमें केवल ग्रुप ऑफ कार्बन है। ऐसे ही अगर हम बात करें सोडियम सॉलिड, आपके जो भी मेटल सॉलिड होते हैं वो सब लेटियस है और उनमें सेम होते हैं, तो वो आपके एलिमेंट है। तो ये एक टेबल है, जो आप चाहो तो इसको ध्यान रखें। अब हम आगे यहाँ से डिस्कस करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बेटा मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम्स। बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा एटम के कंपेयर में मोर स्टेबल होते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो अभी हमने कहा था कि एटम क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, और एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तभी तो एटम इजीली कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का। क्यों, क्योंकि एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसके लिए अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर लिख रहा हूं पहले एटम के रेस्पेक्ट में, एटम कैन नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अर्थात एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए इनकी हाईली एनर्जी होती है बेटा। और अगर हाईली एनर्जी होगा तो बेटा इनका स्टेबिलिटी क्या होगा, लीस्ट होगा या लो होगा। क्योंकि जिनकी एनर्जी मोर होती है बेटा, जिनकी एनर्जी मोर होती है उनकी स्टेबिलिटी हमेशा लीस्ट होती है। लेकिन ये चीज मैं किसके रेस्पेक्ट में बात करूं, मॉलिक्यूल के अंदर,
तो बेटा मॉलिक्यूल हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अर्थात मॉलिक्यूल का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, उसका एनर्जी, बिकॉज यहां पर हैव हाई एनर्जी लिखेंगे हम, इसका रीजन अगर लिखें तो क्या है, बिकॉज हैव हाई एनर्जी। जबकि अगर हम यहां पर बात करें तो हैव लो एनर्जी। अब बताओ इसकी अगर एनर्जी लो होगी तो आपको पता है बेटा स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, मोर है। तो इसलिए ध्यान रखना, एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होने की वजह से इसकी एनर्जी मोर है, और अगर इसकी एनर्जी मोर है तो बेटा वो स्टेबल लेस होता है। जबकि मॉलिक्यूल का फ्री एग्जिस्टेंस है, इसकी एनर्जी लो होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर होती है। तभी तो अगर मैं बात करूं क्या, एटम प्लस एटम, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, क्योंकि दो एटम कंबाइन होंगे। क्यों कंबाइन होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी हाई होती है, हाईली एनर्जी है। जब ये कंबाइन होंगे तो हमें पता है किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल का, और साथ में क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बताओ जब मॉलिक्यूल्स में एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ये लो एनर्जी वाला हो जाएगा, और आपको पता है अगर लो एनर्जी है तो क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको हाईली स्टेबल बोलेंगे। जबकि आप देखो यहाँ हाईली एनर्जी है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ये लो स्टेबल है। तभी तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो स्टेबल नहीं होते, तभी तो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग, और यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड। अब हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास कुछ कंक्लूजन है, क्या क्या कंक्लूजन है देखिएगा। सबसे पहला कंक्लूजन है स्टेबिलिटी, एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर। तो बताओ बेटा एटम और मॉलिक्यूल्स में से किसका एनर्जी मोर होता है, तो बेटा एटम का एनर्जी मॉलिक्यूल से हमेशा ज्यादा होता है। अब बताओ अगर एनर्जी का ऑर्डर एटम और मॉलिक्यूल्स में से एटम का मोर है तो एनर्जी रिलीज या एनर्जी डोनर टेंडेंसी किसकी ज्यादा, तो सेकंड पॉइंट हमारा यहां से एनर्जी रिलीज। तो बताओ एनर्जी रिलीज नेचर किसका ज्यादा होगा, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, एटम की। तो इसका मतलब एटम एटम इंटरेक्शन जो होता है बेटा, उनका एनर्जी रिलीज करने का जो टेंडेंसी है या जो नेचर है वो हमेशा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन से ज्यादा होता है। अर्थात एटम की एनर्जी मोर है, और एटम की एनर्जी मोर है तो बेटा उसकी एनर्जी रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के कंपेयर में क्या होगी बेटा, मोर होगी। नेक्स्ट आता है नंबर 3। नंबर 3 में आता है बेटा आपका अट्रैक्शन फोर्स। अब आप देखिएगा एटम एटम की एनर्जी क्या है बेटा, मोर है, एनर्जी मोर है तो इनकी स्टेबिलिटी लेस है। अगर इनकी स्टेबिलिटी लेस है तो ये क्या करेंगे, मोर स्टेबल होना चाहेंगे। मोर स्टेबल कब होगा, जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बेटा हमेशा एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब अगर अट्रैक्शन फोर्स की मैं बात करूं तो बेटा अट्रैक्शन फोर्स भी एटम एटम इंटरेक्शन का मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन से ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है, दोबारा सुन लीजिएगा। एटम एटम जो होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, तो बेटा वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसलिए अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में ज्यादा होगा बेटा, एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मोर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, और बेटा आपको पता है अट्रैक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात अगर मैं कहूं क्या कि अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उस बॉन्ड को बाइंड करने की टेंडेंसी भी क्या होगी बेटा, उतनी ज्यादा होगी। तो आप देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की मैं बात करूं तो अट्रैक्शन फोर्स किसके अंदर है, एटम एटम के अंदर ज्यादा है। अगर एटम एटम के अंदर इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बेटा इनकी बाइंड होने की कैपेसिटी जो है वो भी क्या होगी, मोर होगी। तो इसका मतलब एटम एटम के अंदर इंट्रैक्शन फोर्स भी मोर होगा, और इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगा बेटा, मोर होगा। इसी के साथ आपका ये इसका जो इंट्रोडक्शन है, अर्थात इसका जो बेसिक पोर्शन है केमिकल बॉन्डिंग का, वो कंप्लीट होता है।
अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट केमिकल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड, अर्थात केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्टिंग होता है और उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है केमिकल बॉन्ड। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? तो बेटा अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि एटम जो होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, तो एटम एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसकी एनर्जी लो होती है। तो इसका मतलब केमिकल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंड मोर देन टू एटम मॉलिक्यूल और आयन टू होल्ड टुगेदर, अर्थात आपके जो लेस स्टेबल स्पीशीज होती है वो कंबाइन होकर अट्रैक्शन फोर्स के वजह जो बनाते हैं उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसका डेफिनेशन होगा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंड मोर देन टू एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस टू होल्ड them together is called chemical bond। तो ध्यान रखना बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंड मोर देन टू एटम मॉलिक्यूल आयन टू होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कहने का मतलब यह है कि बेटा आपके टू और मोर देन टू एटम मॉलिक्यूल या आयंस जो कंबाइन होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, एटम प्लस एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और यही चीज क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। कैसे? मैंने लिया है ऑक्सीजन, आपको पता है बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल इक्वल टू 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, अर्थात इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है? 2 की। तो यहां से जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। यही चीज आपका क्या कहलाता है बेटा? केमिकल बॉन्ड, जो कि क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थात ये इन दोनों ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां से मेरे पास एक कंक्लूजन है कि 2 टाइप का फोर्स होगा। एक तो होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम शॉर्ट में बोलते हैं FAT। अब हम इसी की फॉर्म में लिखेंगे इसको। क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो बेटा जब भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। तो ध्यान रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है एनर्जी रिलीज होना, क्योंकि जब दो के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो अनस्टेबल से स्टेबल बनेंगे, और बेटा जब वो अनस्टेबल से स्टेबल बनेंगे तो डेफिनेटली क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे। बताओ, एनर्जी रिलीज होगा तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज होगा, और एनर्जी डिक्रीज होगा तो आपको पता है बेटा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज स्टेबिलिटी। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर एक और है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेम के बीच में रिपल्सन होता है, इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे एफ रिपी। और बेटा जब रिपल्सन होता है तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कहने का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास नहीं आते, बट हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आए, या न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आए। तो बेटा ऐसी कंडीशन तभी पॉसिबल है जब उनको हम एनर्जी देंगे, क्योंकि जब उन पर हम एनर्जी अप्लाई करेंगे तभी वो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और रिपल्सन में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब बताओ, अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी बढ़ेगा, और अगर आपको पता है बेटा एनर्जी बढ़ेगा
तो कन्फर्म उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, अर्थात वहां पर उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज स्टेबिलिटी और फोर्स ऑफ रिपल्सन आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज स्टेबिलिटी। तो ये हो गया आपका केमिकल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों, वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन या कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड या फॉर्मेशन। तो यहां से मेरे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट केमिकल बॉन्ड हो गया, सेकेंड पॉइंट की मैं बारे में डिस्कस कर रहा हूं, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड या केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मुझे आप बताइएगा कि केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहा है या इस केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन की क्या रिक्वायर्ड हो गई। तो आप लोगों को पता है कि बेटा ये एटम है, एक तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये अपनी एनर्जी को मतलब अपनी स्टेबिलिटी, एक तो इनकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो इनकी स्टेबिलिटी कम है, तो एक तो अपनी स्टेबिलिटी को लाने के लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो एक तो मेन रीजन हो गया स्टेबिलिटी, दूसरा हो गया इनकी एनर्जी ज्यादा है तो उस एनर्जी को कम करेंगे, और थर्ड हो गया कि बेटा इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अर्थात इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हो गया टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्योंकि आपको पता है बेटा इनर्ट गैस, नियॉन आपकी जो इनर्ट गैस है, आपकी जितनी भी इनर्ट गैस है वो सब आपकी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और एटम फ्री फॉर्म नहीं होते, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से उनको कभी भी बाइंडिंग करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। इसलिए आपकी जो भी नोबल गैस है वो कभी भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती, बाकी अदर्स एलिमेंट आपके करते हैं। तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड कॉम्बिनेशन में सबसे पहला हो गया नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए। तो इसके अंदर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट लिखूंगा मैं, सबसे फर्स्ट हो गया बेटा टेंडेंसी टू एक्वायर, ध्यान रखना बेटा टेंडेंसी टू एक्वायर, या हम ऐसे कह सकते हैं गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, अर्थात आपका हर एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन करना चाहता है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तभी तो ध्यान रखना बेटा आपकी जो नोबल गैस है वो कभी भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसलिए उनको बाइंडिंग की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। तो सबसे पहला कारण है टेंडेंसी टू एक्वायर गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन या ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसमें भी आप ध्यान रखना बेटा कि केमिकल बॉन्ड में आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, बट बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, केवल 2। इसका मतलब ये हुआ कि केवल वैलेंसी शेल या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना, ओनली वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, या इसको हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना बेटा ओनली वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनके वैलेंसी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है वही इंक्लूड होते हैं। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल वैलेंसी शेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड पॉइंट यह है कि बेटा आपका इनर्ट गैस होता है वो कभी भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, अभी मैंने कहा था क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से उनकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, मोर है। तो इसका मतलब इनर्ट गैस कभी भी आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन अप्रोच नहीं करता। तो नेक्स्ट है इनर्ट गैस डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना बेटा आपकी जो इनर्ट गैस होती है वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। बताओ इसका रीजन क्या है? तो बेटा इसका मेन जो रीजन है वो है ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट,
अर्थात उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। बाकी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड मैंने अभी कहा था कि आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब वो अपनी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करेगा। अर्थात कोई भी जो एटम है वो हाई एनर्जी वाला है, अनस्टेबल है, मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, उसकी एनर्जी कम है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब सेकेंड हो गया टेंडेंसी टू एक्वायर या गेन स्टेबिलिटी, अर्थात वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करता है। तो एक स्टेबिलिटी के लिए भी हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमें पता है, अभी मैंने कहा था ये बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस आर द एक्सोथर्मिक, ये हमने भी इससे पहले भी डिस्कशन किया था। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि बॉन्ड फॉर्मेशन, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अर्थात ध्यान रखना बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सॉरी एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब हो गया हैंस एनर्जी डिक्रीज और स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो ध्यान दें, एक तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए और एक अपने स्टेबिलिटी के लिए हमेशा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट सी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सी। बेटा सी पॉइंट में आपका होगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, थर्ड हो गया एनर्जी को कम करना। तो नेक्स्ट हो गया नंबर सी में हम लिखेंगे टेंडेंसी टू एक्वायर या गेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अर्थात आपके पास जो भी सिस्टम आप ले रहे हो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। अब इसके बारे में यहाँ से डिटेल से स्टडी करेंगे। आपका जो फर्स्ट था नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हम केवल इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने ये कोई एक एटम बनाया है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। एक और एटम बना देता हूं मैं, ये सेकेंड एटम है। आपको पता है कि केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिएगा बेटा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ऐसे ही आप देखिएगा, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में भी क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में यहां पर आपका एफ अट्रैक्शन है। जबकि हमें पता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन होगा। तो यहां पर आपका एफ रिपल्सन है। इसका मतलब यहां पर टू टाइप के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, टू टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई। अर्थात ये दो एटम थे, जब ये दोनों एटम आपके रखे हुए थे तो इनके बीच में यहाँ पर टू टाइप के फोर्स है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। अब आप देखो, टू टाइप के फोर्स में से पहला लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम। अर्थात इसका न्यूक्लियस, इसका वैलेंसी सेल, इसका न्यूक्लियस, इसका वैलेंसी सेल, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। और सेकंड है बेटा फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम। तो ध्यान रखना, जब ये एटम आपके सिंगल फॉर्म में थे, मतलब दूर दूर थे, तब इनके बीच में टू टाइप का फोर्स है बेटा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब हम क्या करते हैं, इन एटम को भी दूर दूर थे, अभी एटम अभी जो है इनकी एनर्जी ज्यादा है, ये अपनी एनर्जी को कम करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो बेटा इनमें अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इनमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मतलब इनसे एक कंडीशन बनाता हूं। तो मैंने सबसे पहले लिया है केस नंबर थर्ड, केस नंबर सेकंड और केस नंबर फर्स्ट, ये तीन कंडीशन लिए मैंने। केस नंबर जो आपका थर्ड है, इसके अंदर बेटा इनके बीच की जो दूरी है, ध्यान रखना ये इनका न्यूक्लियस है और इनके बीच की दूरी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको आर बोल रहा हूं। तो देखो सबसे पहले वाले केस की बात करता हूं मैं, कि बेटा इनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, अर्थात अभी ये दोनों जो आपके एटम है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। सेकंड में मैं इनको पास पास में ला रहा हूं, और अब की बार इनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इनकी बॉन्ड एनर्जी अर्थात एक फिक्स बॉन्ड लेंथ के बराबर हो गई है। और थर्ड में मैंने क्या किया, अब इनको और ज्यादा पास में ले आया मैं, अर्थात अब की बार इनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उनको और भी मैंने कम कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आपका जो फर्स्ट केस है ये वाला, इसमें मैं लिख रहा हूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अर्थात आर बराबर इनफाइनाइट। कहने का मतलब यहां पर आपका जो आर है वो आर नोट से कई गुना ज्यादा है, इनफाइनाइट पर है। सेकंड में मैंने क्या किया, अब इनको थोड़ा पास पास में ला रहा हूं, तो सेकंड में लिखूंगा बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अर्थात स्मॉल आर इक्वल टू बॉन्ड लेंथ आर नोट। अर्थात अब की बार इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इतनी हो गई कि उनके बीच में बॉन्ड बन गया, अर्थात केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये वो कंडीशन है जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है बेटा, अब की बार मैंने इनको और ज्यादा पास में कर दिया, इसका मतलब थर्ड कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है आर वो बहुत ज्यादा पास में कर दी मैंने, अर्थात ये आपके आर नोट की कंपेयर में बहुत क्या हो गई, कम हो गई। अब आप देखो इनको मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करता हूं। जब दोनों एटम आपके इनफाइनाइट पर थे, ये इनफाइनाइट पर है, दोनों आपके इनफाइनाइट पर है, तो बेटा इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। बट डिस्टेंस ज्यादा होने की बजाय और इनकी एनर्जी मोर होने की वजह यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होगा, अर्थात इनके बीच में जो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये है इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ऐसे केस में बेटा एफ अट्रैक्शन जो है वो एफ रिपल्सन से कई गुना ज्यादा है। कहने का मतलब मैं कहूं तो बेटा यहाँ पर एफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है और बेटा यहाँ पर एफ रिपल्सन भी बढ़ रहा है, और एफ रिपल्सन अट्रैक्शन की तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि ये जब दूर दूर थे तो इनकी एनर्जी ज्यादा थी, स्टेबिलिटी कम थी, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे जैसे अट्रैक्टेड होते हुए आएंगे, आपको पता है बेटा पास पास में आएंगे तो रिपल्सन बढ़ता जाएगा। तो एफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, एफ रिपल्सन बढ़ रहा है, रिपल्सन मोर बढ़ रहा है। बट अगर मैं डोमिनेंट की बात करूं तो बेटा यहां पर आपका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है। अब आप बताओ, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट है, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको पता है बेटा एनर्जी घटेगी, और अगर एनर्जी घटेगी तो ऐसी कंडीशन पर बेटा स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब वो इनफाइनाइट पे था तो बेटा उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स भी हो रहा है, रिपल्सन फोर्स भी है। जब दोनों पास पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिपल्सन अट्रैक्शन की तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है, बट डोमिनेंट अट्रैक्शन है इसलिए एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये एक लिमिटेड कंडीशन पर आ गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दूर दूर थे, पास पास आते गए, पास पास आते गए, पास पास आते गए। ये लो भाई, ये एक ऐसी कंडीशन थी जहां पर एक दूसरे के पास आ गए, ये इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। और ऐसी कंडीशन पर आते ही बेटा, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ रहा था, कई गुना ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन पर आते ही आपको पता है क्या हो गया, कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बराबर हो गए। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल हो गए तो बेटा दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये वो कंडीशन है जहां पर आपको पता है क्या, मिनिमम एनर्जी होगा, मिनिमम एनर्जी। और अगर मिनिमम एनर्जी होगी तो बेटा आपको पता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी भी होगी। तो ये वो केस है जहां पर मिनिमम एनर्जी है और आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, और ये जो आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है यही आपका क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। आर नोट को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बॉन्ड लेंथ। तो यही वो कंडीशन है जहां पर ये बॉन्ड लेंथ है, अर्थात यहां पर आकर आपके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर मैं इन एटम को और ज्यादा पास पास में लाऊंगा तो आपको पता है बेटा जैसे ही पास पास में आएंगे अब रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो आपको पता है ये एक दूसरे के पास पास नहीं आएंगे। जब ये एक दूसरे के पास पास नहीं आएंगे तो उनको पास पास लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये प्रोसेस तो एक जो था, बट अब आपका एक जो प्रोसेस नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या किया, इनको और ज्यादा पास पास में कर दिया। तो देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन में मैं क्या करता हूं बेटा, ये पास पास में हो गए। अब आप देखो इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी हो गया, और न्यूक्लियस, तो देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन है बेटा, और ये है इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर। तो यहां पर आपको पता है बेटा क्या हो गया, यहां पर आपका एफ अट्रैक्शन जो है उसकी तुलना में एफ रिपल्सन बढ़ गया। अब बताओ अगर एफ रिपल्सन यहां पर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, अगर यहां पर आपको पता है एफ रिपल्सन बढ़ जाएगा तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे कि एफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया और एफ रिपल्सन बेटा यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब यहां पर एनर्जी भी बढ़ गई, और अगर एनर्जी बढ़ गई तो बेटा स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये आपके पास यहां से 3 डिफरेंट कंडीशन है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होती है। तो ध्यान दे, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट था कि जब दोनों बहुत ज्यादा दूर थे तो बेटा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ रहा था, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में रिपल्सन ज्यादा बढ़ रहा है, बट डोमिनेंट अट्रैक्शन है तो वो उनके बीच में अट्रैक्टेड होगा, एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एक लिमिट कंडीशन पर आकर दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। फिर अगर इनको हम और ज्यादा पास पास में लाएंगे तो बेटा ऐसी कंडीशन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, अर्थात ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। जबकि ये वाला प्रोसेस कौन सा हो गया बेटा, एक्सो हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसको ग्राफिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहां से अभी हमने जो पढ़ा था उसके अंदर ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, या हम ऐसा कर सकते हैं ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज रेडियस, रेडियस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ। तो देखिएगा मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ग्राफ को। यह है बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी जो किलो जूल पर मोल है, और यह है बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो कि हम आर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहां से मैंने एक को लाइन ड्रॉ कर दी बेटा, ये यहां पर आपका एनर्जी है 0, यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव, और यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव। और बेटा ये है इनफाइनाइट, एक एटम आपका यहां पर रखा हुआ है और एक एटम आपका यहां पर रखा हुआ है, ये आपका रेडियस के बारे में, और ये इनफाइनाइट पर है, और इनके बीच की दूरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब हम इस एटम को क्या करा रहे हैं, एक दूसरे एटम की तरफ रिलेटिव अप्रोच करवा रहे हैं, रिलेटिव मोशन है, अर्थात एक को फिक्स रखकर इसको इसकी तरफ हम मूवमेंट कर रहे हैं। ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन थी कि दोनों एटम इनफाइनाइट पर है, जब दोनों एटम आपके इनफाइनाइट पर होंगे
तो आपको पता है क्या होगा बेटा, ऐसी कंडीशन पर उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा और वो दूर दूर होने की वजह से उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों ही होंगे। अब ये जैसे जैसे एक दूसरे के पास में आ रहे हैं बेटा, तो एक दूसरे के पास में आएंगे तो आपको पता है अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता हुआ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेटा एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो देखो बेटा ये एनर्जी डिक्रीज होती गई और आपके यहाँ पर एनर्जी किस में आ गई, नेगेटिव में। ये कंडीशन है जहां पर आपका एफ अट्रैक्शन जो है वो एफ रिपल्सन से ज्यादा है, अर्थात यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है और एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ बेटा स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और देखो एनर्जी नेगेटिव में, और एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंथैल्पी नेगेटिव में, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब आप देखिएगा यहां से हमारे पास यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पर वो कंडीशन है जहां पर आपको पता है क्या है कि दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस हो गई, केस नंबर 2। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो केस नंबर 3 था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, यहां पर ये जो डिस्टेंस है यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, अब बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। बॉन्ड लेंथ से मतलब है ये वो डिस्टेंस है जहां पर आपको पता है क्या हो गया, एफ अट्रैक्शन जो है वो एफ रिपल्सन के बराबर हो गया, अर्थात इस पॉइंट पर एफ अट्रैक्शन इक्वल टू एफ रिपल्सन दोनों है। और ऐसी कंडीशन पर आपको पता है मिनिमम एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी है यहाँ पर और मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर आपको पता है बेटा मिनिमम एनर्जी है और ऐसी कंडीशन पर बेटा मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। तो मैक्सिमम स्टेबल है, मिनिमम एनर्जी है और यहाँ पर आपका ये है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी। तो ये एनर्जी तो आपकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। और इस एटम से और इस एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, पहले एटम यहाँ था, अब आपका एटम यहाँ पर आ गया बेटा, ये एटम बना देता हूँ यहाँ पर। अब इस एटम और इस एटम के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपका बॉन्ड एनर्जी होगा। अगर अब हम इनको और पास पास में लाएंगे तो आपको पता है बेटा अब अट्रैक्शन फोर्स तो डिक्रीज होगा और रिपल्सन फोर्स के कंपेयर में कई गुना बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक हो गया, और अगर एंडोथर्मिक हो गया तो इसको एनर्जी की रिक्वायर्ड है। अब इसको एनर्जी देंगे, आपको पता है एनर्जी देंगे तो एनर्जी नेगेटिव से किधर की ओर होगी, पॉजिटिव की ओर। तो देखो बेटा यहाँ से एनर्जी इसको देंगे तो एनर्जी नेगेटिव से किधर होती जा रही है, पॉजिटिव की ओर होती जा रही है, अर्थात एनर्जी बढ़ रही है। ये वो केस है जहां पर एफ अट्रैक्शन की तुलना में एफ रिपल्सन क्या है, कई गुना ज्यादा है, अर्थात यहाँ पर आपका एफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है जबकि यहाँ पर एफ रिपल्सन कई गुना बढ़ रहा है। यहाँ पर दोनों ही चीज थी, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा था, रिपल्सन बढ़ रहा था, बट डोमिनेंट कौन सा था, अट्रैक्शन था। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच का एनर्जी लेवल डायग्राम है जो आपके सामने क्लियर हो गया। अब आता है इससे रिलेटेड दो टर्म्स आई है, एक बॉन्ड लेंथ और एक बॉन्ड एनर्जी। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, तो पहले मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर लेता हूं। तो देखिएगा बेटा पहला मेरा पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी। बताओ आप बॉन्ड एनर्जी किसको बोलोगे, तो बेटा बॉन्ड एनर्जी का मतलब हो गया, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो आपके इस कंडीशन पर जब आप अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो रहा है तो यहां पर जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है वही आपकी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी क्या, एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो ध्यान रखना यहां पर जब आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और बेटा बॉन्ड एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं किसकी फॉर्म में, बॉन्ड डिसोसिएशन। हम बॉन्ड एनर्जी नहीं निकालते, हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं। कहने का मतलब आपका कोई एक मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है वही उसका बॉन्ड एनर्जी कहलाता है, अर्थात इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, पहले मॉलिक्यूल था उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम एक और पॉइंट लिखेंगे कि विच इज कैलकुलेटेड इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अर्थात बीडीई, अर्थात इसको हम बीडी की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। जैसा इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं, 2x ये एटम है और ये क्या बना रहा है x2। x2 का मतलब क्या हो गया, ये आपका मॉलिक्यूल है।
तो अब आप देखो जब एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है तो देखो आप ये एटम से आपस में पास पास में आ रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको पता है अगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। बट इस मॉलिक्यूल को वापस एटम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ेंगे तो ये कहलाएगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ध्यान रखना बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रूप में कैलकुलेट करते हैं। अब बारी आती है बॉन्ड लेंथ की। किसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, अगर बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच बॉन्ड फॉर्मेशन, अर्थात वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच टाइम, या एट विच टाइम लिख दो, एट विच टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अर्थात दोनों न्यूक्लियस के बीच की वो डिस्टेंस जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसी के साथ आपका ये एनर्जी लेवल ग्राफ भी कंप्लीट होता है और बेटा ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने पॉइंट क्लियर किए हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि हर पॉइंट को विद कॉन्सेप्टली एक्सप्लेन किया है। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।